विजय कुमार आपको सनराइज एकेडमी की तरफ से हिंदी विषय लेके आया हूँ। मैं MA B.Ed नेट JER क्वालिफाइड हूँ। हिंदी विषय में विद्यार्थियों जहाँ भी आपको कोई समस्या हो, हमारी कोचिंग में आप प्रश्न करिए, लेके आइए। आपका समाधान हिंदी अन्य विषयों में सामाजिक विषय है या सामान्य ज्ञान है या और कोई विषय जो भी कंपटीशन में आते हैं, निश्चित रूप से आपका समाधान पूर्ण रूप से होगा। हमारे यहाँ सभी शिक्षक वेल एजुकेटेड हैं और अपने अपने विषय के मर्मज्ञ व्यक्ति शिक्षण कार्य कर रहे हैं और आप लोगों के भविष्य को संवारने के लिए हम तत्पर हैं। विद्यार्थियों, हिंदी में सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, भाषा में व्याकरण और साहित्य होता है। मैं सबसे पहले भाषा में आपको बताना चाहता हूँ भाषा की जो प्राथमिक चीज़ें हैं भाषा की। जैसे भाषा भाष धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो निश्चित रूप से जब हम बोलते हैं या कहते हैं तो एक कोई ना कोई उसका नियम होता है, उसके लिए कोई नियम बनाए जाते हैं, जिसको भाषा में व्याकरण नाम से जाना जाता है। व्याकरण में सबसे पहले लघुतम इकाई, भाषा की लघुतम इकाई क्या है? चलिए, मैं सबसे पहले प्रश्न आता है भाषा की लघुतम इकाई। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण होती है। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण होती है। अब यहीं पर जो है वो कंपटीशन में फंसा सकता है और सूझ पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ऐसे भाषा की या उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? उच्चारण की दृष्टि से आ जाए, जरा ध्यान देंगे। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ये आपकी हो जाती है ध्वनि। चलिए, ध्वनि और वर्ण। देखिए, भाषा की सामान्यतः भाषा की लघुतम इकाई आ जाए तो वर्ण होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ना छरति इति अक्षर है, अक्षर में नई तत्पुरुष समास है। ना छरति इति अक्षर है, अर्थात जिसके खंड ना हो सके उसे कहते हैं अक्षर। तो ये वर्ण होता है। सामान्यतः भाषा की लघुतम इकाई वर्ण होती है। कोई भी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, उर्दू हो, सबका एक कोई ना कोई वर्ण, उसका 12 खड़ी वर्ण व्यवस्था लिखने की एक लिपि होती है। इसी तरह से भाषा की लघुतम इकाई आपके हिंदी भाषा में वर्ण है। फिर उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि मैंने बताई। चलिए, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है बंधु? उच्चारण की दृष्टि से सबसे लघुतम इकाई या सबसे छोटी छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि क्या है? हम बहुत सारी ध्वनियाँ पहले, सबसे पहले हम जब बोलते हैं तो कोई ना कोई ध्वनि निकलती है। फिर इसके बाद उस ध्वनि को हम लिपिबद्ध करते हैं तो वो आपका वर्ण हो जाती है। जैसे हमें बोलना है, हम आप आपस में बातचीत करते होते हैं, तो जब बात करते हैं तो उस समय हम कहते हैं, कोई किसी ने कुछ प्रश्न कहा, क्या आप खाना खा के आए हैं? तो हम कहते हैं हाँ, थोड़ा सा हाँ कहा। तो ये हाँ क्या है? ये एक ध्वनि है। कभी हम बोलते हैं सबसे पहले तो ध्वनि ही आती है, उच्चारण सबसे पहले ध्वनि का ही होता है।
फिर उस ध्वनि को हम लिपिबद्ध जब करते हैं तो वो वर्ण या अक्षर बन जाती है। तो ये इस तरह से ध्वनि और तो सबसे लघुतम इकाई पहले आपकी ध्वनि है। जैसे आ आपका वर्ण है, आ ये आपका वर्ण है, लेकिन आ की जब आप ध्वनि करेंगे आ, तो ये आ आपकी ध्वनि है, हमने लिख दिया तो ये वर्ण बन गया। तो ये ध्वनि भी है और वर्ण भी है। तो सबसे पहले ध्वनि ही आती है, आ ए ओ, ये सब क्या है, ये ध्वनियां हैं। और इन्हीं को लिपिबद्ध कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे तो ये आपके वर्ण हो जाएगी। चलिए, इसमें मैंने काफ़ी बताया आपको। अब हम ले चलते हैं कि आखिर वर्ण विचार में आ जाते हैं। वर्ण विचार, चलिए, वर्ण मैंने बता ही दिया। ध्वनियों को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वो वर्ण कहलाती हैं। लिपिबद्ध ध्वनियों को लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वर्ण कहलाती है या अक्षर कहलाती है। ध्वनि ही वर्ण हो जाती है। अब वर्णों में सबसे पहले आता है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने हैं? ये दो प्रकार के हो गए। वर्ण के भेद दो होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर व्यंजन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वावेल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इस तरह से ये दो प्रकार के हो गए, स्वर और व्यंजन। हम सबसे पहले अब बात करते हैं स्वर। आखिर स्वर किसे कहते हैं? चलिए, स्वर में आते हैं, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, बात करते हैं हम स्वर की। स्वर, स्वर किसे कहते हैं देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम कोई शब्द मिला है, स्वर आखिर है क्या? स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो किसी अन्य वर्ण की मदद के बिना उच्चारित होते हैं, वो आपके स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जो वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की, जो किसी अन्य वर्ण की उच्चारित होती हैं, होते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अर्थात इससे निष्कर्ष यह निकला, जो वर्ण, वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की, माने दूसरे किसी अन्य वर्ण की मदद या सहायता के बिना ही उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे जैसे में आ, ई, उ आदि, ये आपके स्वर हैं। ये आदि ये आपके स्वर हैं। इनको किसी वर्ण की, अन्य दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र होती हैं।
कौन स्वतंत्र होते हैं? स्वर। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये आपस में स्वतंत्र होते हैं। ये किसी की मदद, किसी की सहायता के बिना इनको उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है। चलिए अब स्वर के हम आ जाते हैं भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो सबसे पहले मैं आपको स्वरों की संख्या, विभिन्न किताबों में बहुत सारी बाजारू पुस्तकें हैं जिनमें स्वरों की संख्या में बड़ा अंतर है। कोई 14 मानता है, कोई 13 मानता है, कोई 11 मानता है, कोई 10 मानता है, कोई 9 मानता है। तो ऐसे में कंपटीशन लेवल में आप सही क्या करेंगे, वहाँ पर क्या माना जाएगा, कंपटीशन में क्या माना जाएगा? चलिए वो मैं आपको आज बताता हूँ। बंधुओं, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या, इस पॉइंट को अनिवार्य रूप से नोट कर लेंगे, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। किसी भी परीक्षा में आप जो है, चाहे जो भी परीक्षा आवे, उन सब में जो है यही उत्तर आपको देना है, भटकना नहीं है। स्वरों की संख्या ये 11 होती है। अब कौन कौन से होती हैं 11 बताता हूं। चलिए 11 स्वर जैसे देखेंगे, आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये इस तरह से गिनिए जरा इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये इस तरह से इनकी संख्या 11 हो गई। ये देखिए, एक आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये इस तरह से इनकी संख्या ये 11 हो गई। अब आपके दिमाग में आता होगा कि हम छोटी प्राथमिक कक्षाओं में हम अंक और आहा को भी पढ़ते हैं। अंक और आहा क्या है, क्या स्वर नहीं है क्या? क्योंकि छोटी क्लास में आपने सबने पढ़ा होगा, शिशु में पढ़ा होगा, प्रथम में, द्वितीय में, सब में पढ़ा होगा। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, अंक आहा, अंक आहा। तो आखिर अंक आहा, बंधुओं ध्यान रखेंगे, अंक आहा स्वर नहीं है। मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूं, अंक आहा आखिर है क्या? चलिए, अंक आहा, अंक और आहा ये दोनों वर्ण ये अयोग वाह है। अयोग वाह, अयोग वाह से तात्पर्य क्या है? चलिए मैं इन शब्दों को शब्द विन्यास करता हूं। आ का अर्थ है नहीं, योग का अर्थ है योग या मिलन। जो योग नहीं है, अर्थात जिन वर्णों का योग ना तो स्वर में है और ना ही व्यंजन में है, फिर भी वाह वाह माने हम वहन करते हैं। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? जरा देखिए, आ धन योग, धन वाह, आ योग वाह। आ माने नहीं, योग माने जिसका योग नहीं है। किसके साथ नहीं है? ना स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ।
फिर वाह माने होता है ढोना, वाह माने होता है ढोना, ढोना या वहन करना या ले जाना। वाह माने होता है ढोना या वहन करना, अर्थात अंक और हा ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अर्थात इनका योग ना तो स्वर में है और ना ही व्यंजन में है, फिर भी हम वाह वहन करते हैं, ढोते हैं, अर्थात हम अपनी लिपि में इनका प्रयोग करते हैं। तो ये अयोग वाह हैं, ये स्वर नहीं है और ना ही व्यंजन है। कभी परीक्षाओं में ये बहुत पूछे जाते हैं कि निम्न में से अंक क्या है, अयोग वाह है, उच्छिप्त है, लुंठित है, और एक आधे ऑप्शन दे देगा, तो उनमें ध्यान रखिएगा अंक और आहा अयोग वाह है। अयोग वाह का शब्द व्यान्यासी का अर्थ मैंने बता दिया, आ माने नहीं, योग माने जिसका योग स्वर और व्यंजन में नहीं है, फिर भी वाह माने वहन करते हैं। अयोग वाह में इसमें नई तत्पुरुष समास है, इसमें समास है नई तत्पुरुष समास। पहला शब्द नकारात्मक आ जाए तो समझिए नई तत्पुरुष समास है। तो ये इस तरह से ये स्वर है। अब चलिए स्वरों का आखिर कितने प्रकार की होती हैं, आज यहीं तक, कल आगे लेके आएंगे।